बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखे थे। 10 से 12 केसेस हम लोगों ने पढ़े थे कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। कुछ आईआईटी जेईई और नीट में आए हुए क्वेश्चंस किए थे। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, कंसेप्ट ऑफ लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड चार्ज। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और बेसिसिटी और एसिडिटी में बार बार इसके कंसेप्ट यूज होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत छोटी सी चीज है पर हम समझेंगे। देखो, दो तरीके की चीजें होती हैं। मान लो अगर आपके पास कहीं पर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान से देखना। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है और किसी एटम के बीच में होगा, तो मैं मान लेता हूं ए और बी एटम है, उनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आ गए। अगर इसी किसी एटम पर यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग एटम्स पर अगर रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर आ जाता है, तो हम इन चारों ही चीजों को बोलते हैं लोकलाइज्ड। इन चारों ही चीजों को हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज। यानी कि लोकलाइज रेडिकल हो गया, लोकलाइज पॉजिटिव चार्ज हो गया, लोकलाइज नेगेटिव चार्ज हो गया, या लोकलाइज लोन पेयर हो गया। ठीक। और अगर यही चीज एडजेसेंट पोजीशन पर आए, यानी कि प्लस सिंगल डबल, या रेडिकल सिंगल डबल, या नेगेटिव सिंगल डबल, या लोन पेयर सिंगल डबल, राइट, तो इन सबको हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज्ड। यानी कि ये डीलोकलाइजेशन करेंगे, यानी कि ये अपनी लोकेशन को बार बार चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? ये पॉजिटिव चार्ज इधर से उठ के इधर आ जाएगा, ये रेडिकल इधर से उठ के इधर आ जाएगा। बोलो भाई, है ना? ये सामने सीखा था, ऐसी ये भी कुछ करेगा, ये भी कुछ करेगा। इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने सीख लिए थे। लेकिन यहां पर ये रेडिकल अगर ए पर है तो इट विल रिमेन एट ए, ये पॉजिटिव ए पर रहेगा, ये नेगेटिव ए पर रहेगा, ये लोन पेयर भी ए पर रहेगा, बिकॉज दे आर लोकलाइज्ड। व्हाई दे आर लोकलाइज्ड? बिकॉज ये उन्हीं एटम पर प्रेजेंट है जो एटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में पार्ट ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास NH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड N है, यहां पर भी एक लोन पेयर है और यहां पर भी एक लोन पेयर है। लेट सपोज इसको नाम देता हूं लोन पेयर ए, इसको नाम देता हूं लोन पेयर बी। मैंने आपसे पूछा कौन सा लोकलाइज्ड है, कौन सा डीलोकलाइज्ड है। आप कहोगे ए वाला लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर सिंगल डबल वाले कंसेप्ट पे आ रहा है, और ये है आपका लोकलाइज्ड। क्यों है लोकलाइज्ड? बिकॉज ये ऐसे एटम पर प्रेजेंट है जो कि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, राइट। इसका मतलब लोकलाइज्ड लोन पेयर जो है वो नेवर टेक पार्ट इन रेजोनेंस। जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं वो कभी भी रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते, लेकिन जो डीलोकलाइज्ड वाले हैं ऑलवेज टेक पार्ट इन रेजोनेंस। वो हमेशा रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब दूसरी बात समझिए। एक तो ये वाली बात हो गई कि डीलोकलाइज्ड कौन सा होगा और लोकलाइज्ड कौन सा होगा, कब कौन सा रेजोनेंस में पार्ट लेगा। ये वाली बात हमने पहली बात थी जो हमने समझी, ठीक है ना। अब दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात यह है, इसका एक एक्सेप्शन है, इसका केवल एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? ध्यान से देखना। मान लो अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है इस तरीके से डबल बॉन्ड, और ए पर आया लोन पेयर लेकिन बी पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ए पर आया लोन पेयर और बी पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इस केस में ये जो ए का लोन पेयर है ये डीलोकलाइज हो जाएगा। इस केस में ये जो ए का लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं। तो ए और बी के बीच में अब क्या होगा? ये लोन पेयर डीलोकलाइज हुआ, ये पहुंच गया इधर इस तरीके से, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना? ए ट्रिपल बॉन्ड बी, और ए पर आ गया प्लस। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल से अगर लोन पेयर जाएंगे तो न्यूट्रल विल बिकम कैटाइनिक या चार्ज्ड। सही है, ये कल हमने बात सीखी थी। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ में दिखाता हूँ। रियल लाइफ में जैसे आप ऐसे समझे, लेट सपोज आपके पास है ऑक्सीजन, ठीक है ना, इस तरीके से। यहां पर ये कार्बन है, इस कार्बन पर है पॉजिटिव, ठीक है ना, और यहां पर क्या है? लोन पेयर्स। अब देखो ओ में क्या है? ओ पर आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, और जिस कार्बन से ओ कनेक्टेड है उस कार्बन पर पॉजिटिव है। तो यहां पर क्या हो सकता है? यहां पर बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये वाला लोन पेयर इधर जाए और यहां पर क्या बन जाए? सी, और ये ट्रिपल बॉन्ड ओ, और ओ पर आ जाए प्लस, और एक लोन पेयर ऊपर रहा। तो यहां पर ये जो एक लोन पेयर था वो क्या था? डीलोकलाइज्ड।
यहाँ पर एक लोन पेयर क्या था, डी लोकलाइज। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा लोकलाइज्ड होगा। क्यों? क्योंकि एक बार में अगर किसी एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो मैंने आपको बताया था केवल एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेता है। ऐसी सेम अगर नेगेटिव और लोन पेयर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो केवल नेगेटिव पार्ट लेता है, लोन पेयर नहीं लेता। अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उनमें से केवल एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट लेता है। ये सब बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही। अगर आपको नहीं याद है, अगर आपने नहीं लिखी है तो अब लिख लीजिए, वीडियो को रिवर्स करिए, पीछे जाइए और उसमें जाकर आप ये सारी बातें पॉज कर करके लिख लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं सारी आपको बता चुका हूं। चलिए, एक बात ये हो गई। ऐसी एक और एग्जांपल देख लें। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड और लेट सपोज यहां पर मैं नाइट्रोजन ले लेता हूं। तो यहां से मैं H हटा देता हूं और यहां पर ले लेता हूं मैं नाइट्रोजन। तो C पर आया प्लस और डबल बॉन्ड इस तरीके से NH। ठीक, अब यहां पर आपको सबको पता है N पर क्या लोन पेयर, तो ये यहां पर लोकलाइज हो सकते, डीलोकलाइज हो सकते हैं। और यहां पर क्या बनाएंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड NH और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ और यहां पर जो N का लोन पेयर था दैट वाज डीलोकलाइज्ड। ये क्या था, डीलोकलाइज्ड। सही है, सिंपल सी चीज है। एक दो एग्जांपल और करें। अगर मैं आपसे कहूं लेट सपोज ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर मैंने ये नेगेटिव चार्ज लगा दिया। बताओ ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड? आप कहोगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर प्रेजेंट है, ये लोकलाइज्ड है। दिस इज नॉट डीलोकलाइज, यानी कि ये रेजोनेंस पे पार्ट नहीं लेगा। आप बिल्कुल मत कह देना सर ये नेगेटिव सिंगल डबल। अगर आपको ये रेजोनेंस दिख रहा है तो आप पापी हैं, पापी। क्यों है पापी? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज किस पर प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड पर। इट विल नेवर टेक पार्ट इन रेजोनेंस, इट विल नेवर टेक पार्ट इन रेजोनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए ये पहली बात हो गई। तो अब आपको लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड देखना आ गया। एक दो और एग्जांपल लूं, चलिए देखिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज ये आपके पास डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से एक पॉजिटिव इधर और एक पॉजिटिव इधर। तो ये वाला जो पॉजिटिव है ये तो है डीलोकलाइज्ड, लेकिन जो ये वाला पॉजिटिव है ये है लोकलाइज्ड। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, ये प्रेजेंट है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, और ये जो प्रेजेंट है वो सिंगल बॉन्ड वाले पे है। तो यहाँ पर तो आराम से डबल सिंगल प्लस आप लगा सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला जो पॉजिटिव है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर है या डबल बॉन्ड वाले एटम पर है, तो इट इज व्हाट, इट इज लोकलाइज्ड। वो रेजोनेंस में कभी भी पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, ये एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक, अच्छा, अब दूसरी बात हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। अरे सर ये तो आप पढ़ा चुके हैं हमको। हाँ बेटा मैं पढ़ा चुका हूं, पर अब मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा जो मैंने आपको बॉन्डिंग में नहीं बताई थी, क्योंकि वहां आप नहीं समझ सकते थे। देखो अभी हमने दो टाइप के लोन पेयर पढ़े। एक कौन सा था, एक था हमारा लोकलाइज्ड और दूसरा था हमारा डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। ठीक है, अगर कोई लोन पेयर लोकलाइज्ड है इसका मतलब इट विल नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। और अगर वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है तो डेफिनेट बात है इट विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा। और अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा तो इट विल बी प्रेजेंट इन, इट विल बी प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इट विल बी प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर कोई डीलोकलाइज्ड है तो इसका मतलब इट विल टेक पार्ट इन रेजोनेंस, वो रेजोनेंस में पार्ट लेगा। और अगर वो रेजोनेंस में पार्ट लेगा तो इट विल नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा। और अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा तो इट विल बी प्रेजेंट इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट विल बी प्रेजेंट इन प्योर पी ऑर्बिटल। वो प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा।
क्यों प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा? क्योंकि अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहा है, क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? हाँ ठीक है, मैंने सब सही लिखा है। अगर वो रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है तो इसका मतलब वो प्लेनर है, क्योंकि रेजोनेंस में वही एटम पार्ट लेते हैं जो प्लेनर होते हैं। और अगर कोई एटम प्लेनर है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp होना चाहिए या फिर sp2 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल करते हैं हम लोग। देखिए आपको अभी अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल कराता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया एक ये नाइट्रोजन, इस पर एक H है और एक लोन पेयर है। एक मैंने ले लिया ये वाला नाइट्रोजन, ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हो गए तो H नहीं है यहां पर। और एक मैंने ले लिया ये वाला नाइट्रोजन। तो मैंने आपके सामने 3 नाइट्रोजन लिखे हैं। आपको तीनों में सिंपल सा इतना बताना है ये जो लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी से इतना करिए। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोगों ने करा होगा। अब देखिए मैं आंसर बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे। आप तो पहले ये देखो क्या ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। तो आपको देखेगा यहाँ पर कहीं भी कोई भी कॉन्जुगेशन आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये क्या है आपका, ये है लोकलाइज्ड। ये क्या है, लोकलाइज्ड। अरे सर पर ये तो डबल बॉन्ड वाले एटम पर है ही नहीं। अरे बुड़बक, डबल बॉन्ड पर इसलिए बोला था क्योंकि वहां पर तुम्हें कॉन्जुगेशन दिखता था। जैसे यहां पर देखो, आपको ये कॉन्जुगेशन दिख सकता है कि सर डबल, सिंगल, और ये रहा डबल। सर कॉन्जुगेशन है, क्या करा दूं? मैं कहूंगा मत करा। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये कभी भी इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा, वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका लोकलाइज्ड है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो प्रेजेंट है ये आपका डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है आपके रेजोनेंस की। मस्त रेजोनेंस हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात क्या समझी, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो डीलोकलाइज्ड, रेजोनेंस नहीं हो रहा तो लोकलाइज्ड। ठीक है, लेकिन ये एक स्पेशल केस है कि अगर डबल बॉन्ड वाले एटम पर लोन पेयर नेगेटिव कुछ भी प्रेजेंट होगा तो वो हमेशा क्या होगा, लोकलाइज्ड। पहली बार समझ में आई? ठीक है, तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड है तो ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। अब कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ये देखना है, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो। 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्टेप नंबर 4 है हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, यानी कि लोन पेयर कहां प्रेजेंट होगा, sp3 ऑर्बिटल में। ये लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, sp3 ऑर्बिटल में, और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। पहली चीज यहां पर आइए, ये जो लोन पेयर है ये क्या है, ये लोकलाइज्ड है। अगर ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो इसका मतलब ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। बोलो भाई, ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा, और अगर ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा तो इट विल बी प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। इट विल बी प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो हाइब्रिडाइजेशन है 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और ये प्रेजेंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि sp2 ऑर्बिटल में। सही है, अगले में आओ, ये जो लोन पेयर है वो है डीलोकलाइज, यानी कि इट विल नेवर टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा, इसका मतलब ये लोन पेयर प्रेजेंट है प्योर p ऑर्बिटल में। ये लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, प्योर p ऑर्बिटल में। तो अगर कोई आपसे कहे कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो आप कहोगे सर 2 सिग्मा और एक ये तीसरा सिग्मा, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। लोन पेयर क्यों नहीं गिना, क्योंकि लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ही नहीं, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा ही नहीं, और अगर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। तो इसका मतलब जो रेजोनेंस हमने सॉरी जो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा था केमिकल बॉन्डिंग में कि सिग्मा प्लस लोन पेयर, वहां पर एक कंडीशन और मस्ट थी कि लोन पेयर शुड नॉट बी डीलोकलाइज्ड। पर वो वहां क्यों नहीं बताई, क्योंकि हम तब छोटे थे, हम नहीं समझ सकते थे।
एक और केस देखें, देखिए इसमें बताइए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर दो लोन पेयर है, चलिए बताइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, आपको बताना है लोन पेयर, दोनों लोन पेयर, दो दो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास, दोनों बताने हैं किस में प्रेजेंट है, हाइब्रिड में, प्योर में, कैसे कैसे प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों ने करा होगा। वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो पहले। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, सर इसके पास दो लोन पेयर है, ठीक है, क्या ये रेजोनेंस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ये रेजोनेंस कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही रेजोनेंस करेगा अगर दो लोन पेयर है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं सर एक होगा डीलोकलाइज्ड, बोलो भाई, और दूसरा होगा लोकलाइज्ड। एक होगा डीलोकलाइज्ड और दूसरा होगा लोकलाइज्ड। अगर ये लोकलाइज्ड है तो ये प्रेजेंट होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और अगर ये डीलोकलाइज्ड है तो ये प्रेजेंट होगा प्योर पी ऑर्बिटल में। बोलो भाई, ठीक है, तो इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा। यानी कि दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहा है, एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा है। तो अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप कहोगे दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और एक लोन पेयर प्रेजेंट है डीलोकलाइज्ड वाला जो लोन पेयर है वो प्रेजेंट है आपका प्योर पी ऑर्बिटल में, और जो लोकलाइज्ड वाला लोन पेयर है वो प्रेजेंट है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कौन सा है? sp2। हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कौन सा है? sp2। क्लियर है? चलिए और देखते हैं। सेम यहां पर मैंने आपसे कहा फिनॉल में कितने sp2 एटम है, फिनॉल में कितने sp2 एटम है आपको ये बताने। वीडियो को पॉज कर दीजिए और सोचिए फिनॉल में कितने sp2 एटम है। तो आपको दिखेगा, देखो एक ये sp2, एक ये sp2, एक ये sp2। अब ये सब बेसिक मत भूल जाना, sp2 कैसे निकालते हैं कार्बन के अंदर। कार्बन के अंदर अगर एक पाई बॉन्ड है तो sp2, दो पाई बॉन्ड है तो sp, और अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3। तो 6 तो कार्बन sp2 हो गए, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये sp3 नहीं है, ये भी sp2 है। क्यों sp2 है? क्योंकि इसका एक लोन पेयर तो बेटा रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा ही नहीं। तो आप दो नहीं गिनेंगे, अब आप एक गिनेंगे। क्लियर है? तो यहां पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, सेम जैसे अभी मैंने फ्यूरन का केस बताया, वही ऑक्सीजन एक लोकलाइज्ड है एक डीलोकलाइज्ड है। तो जो लोकलाइज्ड है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, दैट इज sp2, और जो डीलोकलाइज्ड है वो प्योर p ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करेगा और उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, अब देखिए एक चीज और समझाता हूं मैं आपको। लेट सपोज किसी ने मेरे को इस तरीके से एक प्रिडीन बनाकर दिया, ठीक है, आप सबको पता है यहां पर नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर। अब लेट सपोज मैंने इस कार्बन पर लगा दिया प्लस, और मैंने आपसे पूछा क्या ये जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड? मेरा क्वेश्चन समझ गया? ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड? ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं बहुत अच्छी बात आपको सिखाने जा रहा हूं। आपके दिमाग में तुरंत बात आएगी कि सर अभी आपने सिखाया था कि अगर रिंग के अंदर या कोई भी अगर एटम हो जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, एक पर हो लोन पेयर दूसरे पर हो पॉजिटिव, तो क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज हो जाते हैं और इस तरीके से बात बन जाती है। आपका सोचना ठीक था, कंसेप्ट आपने ठीक लगाया और आपने इस तरीके से बनाने की कोशिश करी। पर बेटा मैं कहूंगा कि ये लोन पेयर अभी भी लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड नहीं है। क्यों सर? आपने अभी तो पढ़ाया था। बेटा हाँ मैंने पढ़ाया था, ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होने के लिए ऐसा होना चाहिए ये भी आपको देखना पड़ेगा। मतलब ऐसा कराओ, बिल्कुल ऐसा कराया, जैसे ही आपने ऐसा कराया तो अब नाइट्रोजन हो गया sp। sp नाइट्रोजन का मतलब है बॉन्ड शुड बी लीनियर, क्योंकि एंगल शुड बी 180 डिग्री। और अगर आप इसको 180 डिग्री करोगे यानी कि नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड ऐसे रहना चाहिए, सिंगल बॉन्ड ऐसे रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको रिंग रखनी है तो रिंग के लिए तो आपको नाइट्रोजन के बॉन्ड ऐसे रखने पड़ेंगे, तभी तो ये रिंग बनेगी इस तरीके से। अगर आपने इन दोनों बॉन्ड को सीधा कर दिया तो अब आप रिंग कैसे बनाओगे? रिंग तो आप नहीं बना सकते। तो अगर आप इस बॉन्ड को sp बनाने की कोशिश करोगे ये काम कराकर, तो रिंग में स्ट्रेन आएगा और ये रिंग यहां से टूट जाएगी, क्योंकि ये बॉन्ड सीधा होना चाहते हैं इस तरफ, राइट? इसलिए ये लोन पेयर इधर कॉन्जुगेशन में नहीं गया, और इसलिए ये वाला जो लोन पेयर था वो अभी भी क्या है? लोकलाइज्ड है। ठीक है,
तो ये सारे केस थे आपके लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड के। आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इंपॉर्टेंट बातें थी, याद रखना इन सब बातों को, मैंने बहुत डिटेल में आपको ये सारी बातें समझा दी। ठीक है, ये हमारा पहला एप्लीकेशन हो गया रेजोनेंस का। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, अब ध्यान से देखना। बॉन्ड लेंथ कंपेयर कराने को कहता है, कंपेयर बॉन्ड लेंथ। बड़े ध्यान से समझिएगा, बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करेंगे। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हो एक ये मॉलिक्यूल, एक मेरे पास है लेट सपोज इस तरीके से मॉलिक्यूल NH2, और एक मेरे पास है इस तरीके से मॉलिक्यूल NH। आपको इन सब में क्या करना है, ये जो Cn है, यानी कि मैं इस कार्बन को 1 बोल रहा हूं, इस कार्बन को 1 बोल रहा हूं और इस कार्बन को 1 बोल रहा हूं, सब में आपको C1 और N के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है उसको कंपेयर करना है। कौन सी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, कार्बन नंबर 1 और N के बीच की बॉन्ड लेंथ, यानी कि यहां पर ये बॉन्ड A, यहां पर ये बॉन्ड B और यहां पर ये बॉन्ड C, आपको इसकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब, वीडियो को पॉज करिए और बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए देखिए, आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं कि आप लोग कैसे कंपेयर करोगे। अगर आप ध्यान से देखो पहले एटम को, तो पहले एटम में जो बॉन्ड है वो प्योरली सिंगल बॉन्ड है। क्या है, प्योरली सिंगल बॉन्ड। अगर आप ध्यान से कंपाउंड 3 देखोगे तो कंपाउंड 3 में जो बॉन्ड है वो प्योरली क्या है, डबल बॉन्ड। ये क्या है, प्योरली डबल बॉन्ड। लेकिन अगर आप इस वाले मॉलिक्यूल को देखोगे, यानी कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर है आपका 1, सही है, यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर है C और N के बीच में वो है 2, क्योंकि 2 बॉन्ड है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो डीलोकलाइजेशन चल रहा है, डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होगा, यहां पर आएगा नेगेटिव, यहां पर आएगा डबल बॉन्ड N और यहां पर H और इधर आ गया पॉजिटिव। ये रेजोनेंस में आपको कराना सिखा चुका हूं। अगर आप इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो यहां पर 1, यहां पर 2, तो ये कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि 1.5। ये क्या आ गया 3/2, यानी कि 1.5। यानी कि जो आपको मॉलिक्यूल दे रखा था उसमें सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस की वजह से क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया हल्का सा। क्योंकि अगले मॉलिक्यूल में देखोगे तो अगले मॉलिक्यूल में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन अगर बिना रेजोनेंस के देखो ऊपर तो उसमें क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। हाँ ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, एवरेज। एवरेज कैसे, यहाँ पर क्या था 1 और यहाँ पर क्या था 2, और दोनों का एवरेज क्या हो गया 1.5। तो अब आपको तीनों के बॉन्ड ऑर्डर पता है, और आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका है, तीसरे मॉलिक्यूल का, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, यानी कि C सबसे कम, उसके बाद B, उसके बाद A। ये किसका ऑर्डर है, ये है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अगर मैं आपसे पूछता बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो आप कहते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है C, उसके बाद है B, उसके बाद है A। क्लियर जी, ये पहला एग्जांपल था। चलिए अब दूसरा देखते हैं इसी प्रकार से। अब आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल मैं आपको दे रहा हूं इस प्रकार, पहला। दूसरा मैं आपको देता हूं ये, और तीसरा मैं आपको दे रहा हूं ये, और चौथा मैं आपको देता हूं, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। चौथा मॉलिक्यूल है आपके पास ये। इन चारों में आपको मैं बॉन्ड बता रहा हूं, A, B, C और D। ए बी सी डी को आपको कंपेयर करना है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, कोशिश करिए करने की। चलिए मैं आपको करवाता हूं, आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए अगर आप कंपेयर करें इस वाले बॉन्ड को, तो ये प्योर डबल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, सही है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। पहले रेजोनेंस इधर से होगा, फिर रेजोनेंस इधर से होगा। तो जब रेजोनेंस आप लेफ्ट से कराओगे तो आपको मिलेगा ये, यहाँ पर बनेगा O माइनस और इस प्रकार। फिर जब आप राइट से कराओगे रेजोनेंस तो आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार, सही है। आशा करते हैं आपने कराया होगा। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखें तो 2 बॉन्ड इधर, 3 इधर, 4 इधर, तो 4/3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 4/3, सही है, यानी कि 1.33। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर ये इस प्रकार और ये इस प्रकार,
तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा ये O माइनस डबल बॉन्ड इधर प्लस, तो यहां पर आ गया 2 और यहां पर आ गया 3, तो यहां पर आया 3/2 यानी कि 1.5। अब एक्चुअली में ये 1.5 नहीं होता, कुछ अलग होता है, ठीक है, मैं रफली लिख रहा हूं ये 1.5 है। क्यों नहीं होता एक्चुअली में 1.5, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है ना, इसका भी एक अलग कारण है, वो हम डिटेल में सीखेंगे। पर अभी के लिए मैं 1. देखो मैं 1.5 भी लिख देता तो भी आप पता नहीं लगा पाते मैंने गलत बोला, ठीक है ना, पर मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ 1.5 नहीं होता, हाँ उसके आसपास होता है। तो आप इसको एज इट इज ऐसे ही रखिएगा कि 1.5 है, निकालने के तौर पर हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, पर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये 1.5 के आसपास कुछ होगा। जब आप इसमें रेजोनेंस कराएंगे तो इसमें रेजोनेंस कराइए, तो इसमें रेजोनेंस करा के आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। एक बार तो रेजोनेंस ये कराओगे, तो जैसे ये रेजोनेंस कराया तो क्या बना, ये इधर ये बना O माइनस और ये बना प्लस। और फिर दूसरा रेजोनेंस कराओ, तो दूसरा रेजोनेंस कराने से बन गया आपके पास प्लस, इधर डबल बॉन्ड, इधर ये और ये O माइनस। ध्यान से देखो तो 2, 3 और 4, यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 4/3 यानी कि 1.33। सही है। अब अगर आप केवल बॉन्ड ऑर्डर देखो तो बॉन्ड ऑर्डर से आपको पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है फर्स्ट वाले में, सही है। उसके बाद किस में है, उसके बाद है थर्ड वाले में। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं ऐसे निकालूं तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर सेकंड और फोर्थ में बराबर आ रहा है यानी कि 1.33 आ रहा है। तो अब मैं क्या बोलूं, कैसे पता लगाऊं, तो अब यहां पर काम आएगा कुछ और, क्या कि यहां पर हो रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन और यहां पर हो रहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्यों, यहां पर देखो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बार इस डायरेक्शन में गए और एक बार ऐसे गए, ठीक है ना, दो अलग अलग रास्तों से जाना पड़ा, यहां पर रास्ता एक ही था, हम चलते चले गए, सही है। तो इसका मतलब इसमें रेजोनेंस स्लो होगा, इसमें रेजोनेंस फास्ट होगा। अगर इसमें रेजोनेंस फास्ट होगा, क्यों रेजोनेंस फास्ट हो रहा है चौथे वाले में, क्योंकि रेजोनेंस अच्छा है। और अगर रेजोनेंस अच्छा है तो रेजोनेंस की वजह से देखो ये क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है आपकी बार। आपकी बार रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, जो C डबल बॉन्ड O है वो C सिंगल बॉन्ड O में चेंज हो रहा है। और अगर C सिंगल बॉन्ड O में चेंज हो रहा है और अगर रेजोनेंस जल्दी हो रहा है, तो रेजोनेंस जल्दी हो रहा है तो C डबल बॉन्ड O जल्दी C सिंगल बॉन्ड O में चेंज होगा, दूसरे वाले कंपाउंड में देर से C सिंगल बॉन्ड O में चेंज होगा। और अगर सिंगल बॉन्ड हो रहा है डबल बॉन्ड से तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, क्योंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी, सही है। तो इसका मतलब चौथा वाला जल्दी बड़ा होगा और दूसरा वाला देर से बड़ा होगा, सही है। या मैं ऐसे बोलूं, दूसरे वाले में ज्यादा देर तक डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा क्योंकि रेजोनेंस स्लो है, और चौथे वाले में कम देर तक डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा क्योंकि रेजोनेंस फास्ट है। इसका मतलब दूसरे वाले में बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा ज्यादा देर तक, चौथे वाले में बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा कम देर तक। बॉन्ड स्ट्रांग का मतलब डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रांगर देन सिंगल बॉन्ड, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर में बोल सकता हूं हो ना हो सेकंड वाले में ज्यादा होगा फोर्थ वाले से। तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा 4, 2, 3 और 1। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा 4, 2, 3 और 1। क्लियर है। एक अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। 4, 2, 3, 1 इसको याद रखिएगा, ये है आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ठीक है जी, एक और करें, चलिए एक और करते हैं। इसी प्रकार से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक आपके पास है ये है बॉन्ड लेंथ ए और ये है बॉन्ड लेंथ बी। आपको ए और बी में कंपेयर करनी है बॉन्ड लेंथ। चलिए शुरू हो जाइए, वीडियो को पॉज करिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, अगर आप कंफ्यूज हुए तो फालतू के कंफ्यूजन हुआ है, बी इज ग्रेटर देन ए। क्यों, क्योंकि बी है प्योर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कोई रेजोनेंस ही नहीं हो रहा। यहाँ पर डबल सिंगल सिंगल डबल है, डबल सिंगल डबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है रेजोनेंस डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस कैसे होगा, देखो इस तरीके से। तो रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर आ गया ये, यहाँ पर आया प्लस, यहाँ पर आया नेगेटिव, तो यानी कि सिंगल बॉन्ड में आ गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसकी वजह से ये ना तो प्योर सिंगल है ना प्योर डबल है, ये बीच का है यानी कि 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है। और यहाँ पर क्या है, प्योर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ए की बॉन्ड लेंथ कम होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था।
चलिए अगला देखें, अगला देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक है आपके पास ये, और एक है आपके पास, नहीं ये छोड़ो, बस इसी में एक ये बॉन्ड लेंथ है ए और एक बॉन्ड लेंथ है ये बी। आपको ए और बी में बताना है कौन सी बड़ी है। वीडियो को पॉज कर दीजिए, ए और बी में बताइए कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी है। चलिए आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आंसर है ए बराबर बी। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहां पर चल रहा है रेजोनेंस बेटा, यहां पर चल रहा है रेजोनेंस, यहां पर आ गया O माइनस, ये बन गया डबल बॉन्ड O। ये दोनों सेम ही तो है, ध्यान से देखो। ऐसा तो लग रहा है किसी ने इस स्ट्रक्चर को उठाकर यूं करके घुमा दिया, तो O माइनस इधर पहुंच गया, डबल बॉन्ड उधर पहुंच गया, है ना। ये बिल्कुल इसको ऐसे देखो, देखो ये ऐसे ही तो है। अब किसी ने इसको यूं करके डंडी पकड़ के घुमा दिया, तो ये यूं बन गया। तो यानी कि दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इक्विवेलेंट है, सेम है, यानी कि सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। और सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए तो कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। नहीं तो आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते थे, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 1 बॉन्ड, 1.5 यानी कि 3/2, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 1.5 3/2, यानी कि दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, सेम। तो इसमें क्या हुआ, A इज इक्वल टू क्या हो गया, B। A इज इक्वल टू क्या हो गया, B हो गया। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। देखिए भाई, एक है आपके पास NH2, एक है ये वाला NH2, और एक है केवल NH2। सही है। फिर से बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है आपको। ये बॉन्ड A, ये बॉन्ड B और ये बॉन्ड C। ABC में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करिए, ABC में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करिए। चलिए देखते हैं ABC में बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करनी है, ध्यान से देखिएगा। देखो, चलिए वीडियो को पॉज करके सबसे पहले तो खुद से करिए, अगर आपने कर लिया तो सॉल्यूशन देखिए। सी में देखिए कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 1। अगर आप बी वाले में देखेंगे तो एक बार रेजोनेंस होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना, ये आएगा 1.5। ठीक है। जब आप इसमें निकालेंगे तो 2 बार रेजोनेंस होगा, एक बार यहां से यहां और एक बार यहां से यहां। पूरा मैंने दिखा दिया, लो मैं बना भी देता हूं। वैसे तो आपके ये खुद से अब आपको इमेजिन होना चाहिए, अगर आपको नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ वाली बात है। इसीलिए देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाए थे, अब ये सब काम आ रहे हैं ना। बिना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए अब आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो इसलिए ये सब सिखाया गया था, है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3, यानी कि ये हो गया 1 पॉइंट कितना, 1.66, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1.5 बोलो, और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आया 1। तो यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो फर्स्ट वाले में ज्यादा है, फिर सेकंड में है, फिर थर्ड में है। तो इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ होगी वो थर्ड की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट होगी। थर्ड सेकंड फर्स्ट, ये हो गया आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। लेट सपोज आपके पास है ये, यहाँ पर है नाइट्रोजन। लेट सपोज नाइट्रोजन पर लगे हुए हैं 2 ग्रुप CH3 CH3, और यहाँ पर भी लगा हुआ है CH3 और CH3। इस तरीके से एक मॉलिक्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसको ध्यान से समझिएगा। लेट सपोज एक ये है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर लगा हुआ है CH3, और इधर भी नाइट्रोजन पर लगा हुआ है CH3। यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे। लेट सपोज मैंने आपसे कहा आपके पास है ये बॉन्ड लेंथ A, ये बॉन्ड लेंथ है B, आपको बताना है A और B में कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी है। ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल कंसेप्ट से सोचें तो आपको नजर आएगा कि A और B दोनों ही लगभग लगभग बराबर सी लग रही हैं, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों में 5-5 बनेंगे। तो अगर आप 5-5 बनाने के बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, ये आपको खुद आना चाहिए, क्योंकि हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके हैं। मैंने आपको एनिलीन के बनवाए थे, 5 बने थे, सेम इसके बनेंगे, है ना। वो CH3 लगाने से कुछ होगा तो है नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है,
ये जो दो मिथाइल है और ये जो दो मिथाइल है, इनके बीच में होता है खूब तगड़ा रिपल्शन। इनके बीच में क्या होता है? खूब तगड़ा रिपल्शन। इस रिपल्शन के होने की वजह से क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना। देखो एक बहुत अच्छी चीज होती है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर ये जो नाइट्रोजन है, इसके जो बॉन्ड चले जाते हैं वो चले जाते हैं इधर CH3 और CH3, यानी कि ये वर्टिकल हो जाते हैं और ये हो जाते हैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। ये हो गए हॉरिजॉन्टल और ये हो गए वर्टिकल, यानी कि ये आपके लैपटॉप के अंदर है, यानी कि ये लैपटॉप के आपके पीछे की तरफ जा रहा है बॉन्ड, और ये लैपटॉप से बाहर की तरफ आ रहा है बॉन्ड इस तरीके से। ठीक है ना, यानी कि ये जो बेंजीन रिंग है वो है प्लेन के अंदर और प्लेन के बाहर, और ये जो नाइट्रोजन के CH3 है ये है प्लेन में, ये है आपके प्लेन में, राइट। यानी कि अगर मैं बोल दूं कि ये वाला जो प्लेन है ये Y है, तो आपकी ये जो बेंजीन रिंग है ये प्रेजेंट है XZ प्लेन में। ये कहाँ प्रेजेंट है? XZ प्लेन में। और ये प्रेजेंट है आपका नाइट्रोजन Y प्लेन में। ये कहाँ प्रेजेंट है? Y प्लेन में। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपके नाइट्रोजन को रेजोनेंस करना है, नाइट्रोजन का लोन पेयर शुड बी इन द प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि हमने रेजोनेंस के लिए कंडीशन पढ़ी थी कि रेजोनेंस तभी होगा जब मॉलिक्यूल क्या होगा? प्लेनर। मॉलिक्यूल क्या होगा? प्लेनर। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर तो नाइट्रोजन प्लेन से बाहर चला गया, और अगर नाइट्रोजन प्लेन से बाहर चला गया तो जो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है दे विल नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों नहीं रेजोनेंस में पार्ट ले पा रहे? क्योंकि ये प्लेन से बाहर चले गए। प्लेन से बाहर क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ पर ये जो बल्कि ग्रुप थे इनकी वजह से एक हिंड्रेंस लगी, उस हिंड्रेंस को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, और उसकी वजह से नाइट्रोजन चला गया आउट ऑफ प्लेन, और उसकी वजह से रेजोनेंस खत्म हो गया नाइट्रोजन के लोन पेयर का बेंजीन रिंग में, और इस कंसेप्ट को बोला जाता है सर मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसी को क्या बोलते हैं? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का क्या हो गया? स्टेरिक इनहिबिशन, यानी कि स्टेरिक ग्रुप, बल्कि ग्रुप लगे होने की वजह से जो आपका रेजोनेंस था वो खत्म हो गया। और अगर रेजोनेंस खत्म हो गया तो ये वाला बॉन्ड क्या रहेगा? प्योर सिंगल बॉन्ड, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? लगभग लगभग 1 के बराबर ही होगा। लेकिन यहाँ पर मस्ती से रेजोनेंस चल रहा है, तो इसका मतलब इस बॉन्ड के अंदर क्या आएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 से क्या हो जाएगा? कम। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 से क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा, सॉरी 1 से कम नहीं, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से अगर आप चाहो तो प्रॉपर इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना और इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालोगे तो 8/5 आएगा, है ना, यानी कि 1.6। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो ए की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था जिसमें आप एक नई चीज सीखे जिसका नाम था SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कब होता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस तब होता है जब यहां पर यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर भी बल्कि ग्रुप लगे हो। ध्यान से मेरी कंडीशन समझ लेना, जब ऑर्थो पोजीशन पर भी बल्कि ग्रुप लगे हो और यहां पर जो कोई भी ग्रुप G लगा हुआ है उस पर भी 2 एटम बल्कि लगे हो। बल्कि मतलब वेरी बल्कि, दूर से दिख जाएंगे आपको। ठीक है ना, तो इसको हम और भी डिटेल में करेंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस को, तब मैं आपको और डिटेल में ये वाली बातें समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का एक छोटू सा एग्जांपल दिखाया जिसमें हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं ए और बी के बीच की। तो यहां से आपने क्या सीखा? ए इज मोर लॉन्गर देन बी। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगला टॉपिक क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे।
ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। तो उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले मैं आपको रूल्स लिखवाता हूँ। जो किताबों में रूल्स हैं आपको उनको फॉलो नहीं करना, जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको केवल उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। पहला रूल जो होता है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, वो होता है न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड। न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे? चार्ज्ड स्ट्रक्चर से। ये पहला रूल है। दूसरा रूल, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्टेट क्या हो? सभी एटम्स का कंप्लीट। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्टेट सभी एलिमेंट का क्या हो? कंप्लीट, वो मोर स्टेबल होता है। आपको इसी ऑर्डर में लगाना है। फिर तीसरा आप क्या चेक करोगे? नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल क्या होगा? चौथा रूल होगा ऑपोजिट चार्जेस शुड बी पास पास, यानी कि नेगेटिव प्लस। ऑपोजिट चार्जेस कौन से होंगे? नेगेटिव और प्लस। वो कहां होने चाहिए? पास पास। और जो सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस कौन कौन से होते हैं? या तो प्लस प्लस ले लो या माइनस माइनस ले लो, वो होने चाहिए दूर दूर। वो कैसे होने चाहिए? दूर दूर। ये आपके चार रूल्स हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए। आपको इन्हीं को बार बार लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं बारी बारी। अब ध्यान से समझिएगा। तो लेट सपोज सबसे पहले मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया ये। अब यहां पर ये लोन पेयर का हिसाब किताब आपको आना चाहिए। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए। अगर सी पर प्लस आया, अगर सी पर प्लस आया तो आप बोलोगे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर सी पर प्लस आता है तो आपको कुछ नहीं सोचना, ऑक्टेट क्या बोल दोगे? इनकम्प्लीट। ठीक है। अगर ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं और ऑक्सीजन पर प्लस आ रहा है तो आप बोलोगे ऑक्टेट कंप्लीट है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। ऑक्सीजन के अगर 3 बॉन्ड बन रहे हैं और ऑक्सीजन पर प्लस आ रहा है तो ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा। नाइट्रोजन पर प्लस आ रहा है और नाइट्रोजन के अगर 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा। ठीक। ऑक्सीजन का अगर 1 बॉन्ड बन रहा है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आया, और नाइट्रोजन के अगर 2 बॉन्ड बन रहे हैं और नाइट्रोजन पर नेगेटिव आया, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे? इस केस में भी ऑक्टेट क्या माना जाएगा? कंप्लीट। अगर कार्बन पर नेगेटिव आता है तो ऑक्टेट कंप्लीट। इतनी बातें आपको पहले तो समझ लेनी है। कार्बन पर प्लस आया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हैं या नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं तो इस केस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो मैंने 3 बॉन्ड बोले हैं, मैंने बिल्कुल नहीं बोला एक सिंगल और एक डबल होना चाहिए। मैंने बना ऐसे दिए, ये बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड ऐसे भी बने हो सकते हैं और प्लस आ सकता है, इस केस में भी ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड ऐसे भी बने हो सकते हैं और इस पर प्लस आ सकता है, इस केस में भी ऑक्टेट कंप्लीट है ना। नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड ऐसे भी बने हो सकते हैं और इस पर नेगेटिव हो सकता है, इस केस में भी ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है ना। और अगर कार्बन पर नेगेटिव आया तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है। अब मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, आप सभी को पता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। अभी हमने सीखा था कि अगर डबल बॉन्ड वाले एटम पर लोन पेयर हो लेकिन बगल में क्या आ जाए? प्लस, तो आप यहां पर इस तरीके से ये बना दोगे। सही है, ये बन गया। अब मैंने आपसे पूछा, एक है पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक है दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बताओ इन दोनों में स्टेबल कौन? तो आपने सबसे पहले देखा सर कोई न्यूट्रल तो नहीं है, आपने कहा नहीं इसमें भी चार्ज है और इसमें भी चार्ज है। ठीक है, तो न्यूट्रल कोई नहीं है, पहला रूल फेल। दूसरा रूल लगाओ, यहां पर जो चार्ज है वो है कार्बन पर, और कार्बन पे प्लस हमेशा ऑक्टेट इनकम्प्लीट। यहां पर जो प्लस है वो है ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन पर प्लस अगर ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, देखो यहां पर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि यहां पर कंप्लीट ऑक्टेट है, यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। रूल नंबर 2 से, सेकंड मोर स्टेबल देन फर्स्ट। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है ये इस तरीके से, ये दे रखा है और एक स्ट्रक्चर आपको ये दे रखा है। आपको बताना है इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन। तो
तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कैसे बताओगे भाई? आपने यहाँ पर देखा कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, पहली चीज खत्म। दूसरी चीज, यहाँ कार्बन पर नेगेटिव है, कार्बन पर नेगेटिव ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हो और उस पर नेगेटिव आए, ऑक्टेट कंप्लीट मानना है, यानी कि दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है। रूल नंबर 3 पर आओ, यहाँ पर नेगेटिव प्रेजेंट है कार्बन पर, यहाँ नेगेटिव प्रेजेंट है ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन पर नेगेटिव से। अगेन सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट स्ट्रक्चर। सही है। तीसरा तीसरा एग्जांपल आपको बताना है। फिनॉल के पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करिए, फिनॉल के पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए और उनमें स्टेबिलिटी कंपेयर करिए। आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं आपके सामने पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं फिनॉल के, फिर हम उनमें रेजोनेट स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। अब ये सब मैं आपको बनाना सिखा चुका हूं, तो ये आपको खुद से आने चाहिए। ये हो गया तीसरा। चौथा बनाइए। चौथा बनेगा कुछ इस प्रकार, और अगर आप पांचवा बनाएंगे तो फिफ्थ बन जाएगा कुछ इस प्रकार। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। अब आपको ए बी सी डी ई में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। वीडियो को पॉज करिए और खुद से सोचिए। चलिए आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं ए बी सी डी ई की, कोई न्यूट्रल दिख रहा है? आप कहोगे हाँ ए और ई न्यूट्रल है, तो ए बराबर ई, दोनों सबसे ज्यादा स्टेबल और बराबर स्टेबल। सही है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है ऑक्टेट कंप्लीट। ध्यान से देखिए, हर जगह जो प्लस आ रहा है वो ऐसे ऑक्सीजन पर आ रहा है जिसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ऑक्सीजन का सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। और कार्बन पर नेगेटिव जब भी आता है ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी कि बी सी और डी में ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था? नेगेटिव शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव शुड बी ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बी सी डी तीनों में ही इसका उल्टा हो रहा है, तो हम कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते। चौथे पर आ जाओ। चौथे में मैंने बोला था पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास होने चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बी में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक कार्बन का गैप है, और डी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक कार्बन का गैप है। लेकिन सी में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक दो तीन तीन कार्बन का गैप है। राइट। तो इसका मतलब बी और डी में पास पास है, तो बी और डी की स्टेबिलिटी ज्यादा और बराबर, और सी की स्टेबिलिटी कम। ये हो गई आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। आगे बढ़े, अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4। इसमें भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। ध्यान से मेरे साथ कंपेयर करें। चलिए, ये मैंने आपके सामने पायरोल बना दिया। आप पायरोल के जल्दी से पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए और फिर उनको आपस में कंपेयर करिए। आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये सब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ये सब मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, है ना। तो ये सब अब आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ये नीट 2015 में आया था, क्वेश्चन कुछ और था, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, पूरी नॉलेज चेक करी थी उसने। ऐसे क्वेश्चन के लिए ही नीट फेमस है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बाकी टाइम तो सिंपल ही रहते हैं नीट में क्वेश्चन। उसमें भी बच्चा रोता रहता है। नीट निकालना बहुत आसान है बेटा। जेई के एग्जाम में चाहिए दिमाग, नीट के एग्जाम में चाहिए कंसिस्टेंसी। बस आप रेगुलर पढ़ते रहे, आपका अपने आप नीट निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा आपको कब निकल गया। ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसे आप छठवां बनाने जाओगे वो यही बन जाएगा। सही है। ये हम कल बात कर चुके हैं। अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। चलिए स्टेबिलिटी कंपेयर करिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए। आपको देखेगा ए तो है न्यूट्रल, ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब चलते हैं बी सी डी और ई में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बी सी डी और ई चारों में ही नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हैं। ऐसे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट, और कार्बन पर नेगेटिव है तो ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात आप ये बोल सकते हो कि
सब में ही नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है और कार्बन पर नेगेटिव है, तो उल्टा हो रहा है, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव है, पर वो सब में ही है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कंपेयर कर पाए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर बी में और स्ट्रक्चर ई में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक एक कार्बन की दूरी है, लेकिन स्ट्रक्चर सी और डी में पॉजिटिव और नेगेटिव बगल बगल में है, पॉजिटिव और नेगेटिव बगल बगल में है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में मतलब पास पास है तो ज्यादा स्टेबल होंगे, यानी कि सी और डी की स्टेबिलिटी बराबर है और ज्यादा स्टेबल है। ठीक, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, बी और ई बराबर और ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अच्छा किसी के दिमाग में वैसा तो नहीं आ रहा सर ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये यहाँ पर प्लस है, इन दोनों को जोड़ दूं, ऐसा पाप मत करना, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, इस पाप से आपको बचना है। ठीक है, ठीक है, चलो ये पहली बात हो गई। अब ध्यान से अगली बात समझिए। क्वेश्चन ये नहीं आया था, क्वेश्चन क्या आया था, ध्यान से समझना। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नाइट्रोजन के इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था पायरोल का, और यहाँ पर नंबरिंग कर दी थी 2 3 4 5 और नाइट्रोजन को दिया था 1, और पूछा था चार्ज डेंसिटी इज मोर स्टेबल एट 2 3 4 5। ठीक है, मतलब चार्ज डेंसिटी कौन सी पोजीशन पर सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्वेश्चन समझ गए आप मेरा, चार्ज डेंसिटी कौन सी पोजीशन पर सबसे ज्यादा स्टेबल है, आपको केवल इतना बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। तो क्वेश्चन समझ गया मेरा, ये साफ साफ लिख लीजिएगा, चार्ज डेंसिटी कौन से एटम पर सबसे ज्यादा स्टेबल है। सही है, ठीक, अब ध्यान से समझना। देखो नाइट्रोजन पर तो चार्ज, अच्छा कौन से चार्ज की डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी, ये मैं क्लियर करना भूल गया, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कौन से एटम पर सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो देखो पॉजिटिव तो केवल नाइट्रोजन पर आ रहा है, तो उसमें तो कुछ बताना है नहीं, लेकिन अगर आप नेगेटिव को देखो तो नेगेटिव चारों कार्बन पर घूम रहा है, कार्बन नंबर 2 पर भी आया, कार्बन नंबर 3 पर भी आया, कार्बन नंबर 4 पर भी आया और कार्बन नंबर 5 पर भी आया। देख लीजिए BCDE स्ट्रक्चर में चारों कार्बन पर एक एक बार माइनस आया। ठीक है, लेकिन उसमें से 2 स्ट्रक्चर ऐसे थे, यानी कि स्ट्रक्चर नंबर सी और स्ट्रक्चर नंबर डी को अगर आप देखें तो इसमें जो नेगेटिव है वो नाइट्रोजन के पास है, और बी और ई में जो नेगेटिव है वो नाइट्रोजन से दूर है, यानी कि यहां नाइट्रोजन के पास होने की वजह से ये अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये बुरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। सही है, तो इसका मतलब ये मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, ये लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, यानी कि ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है बजाय इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। तो अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो वो ज्यादा समय बिताना चाहेगा सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पर, कम समय बिताना चाहेगा थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर। तो आंसर तो इसका 2 और 5। आप कंफ्यूज हुए, मैं आपको फिर से बताता हूं, इसका दूसरा कारण भी आप समझ लीजिए। देखिए जब आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ध्यान से देखना, जब आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा 2 3 4 5 ऐसे ही तो है, और 1 ये है, जब आपका नेगेटिव चार्ज 3 और 4 पर प्रेजेंट होगा तो वो नाइट्रोजन से एक एक कार्बन की दूरी पर है। अच्छा नाइट्रोजन ड्यू टू हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट विल डू द माइनस आई, और नेगेटिव को माइनस आई स्टेबल करता है, तो जितना इस माइनस आई एटम के पास होगा नेगेटिव उतना ज्यादा स्टेबल करेगा। तो जब नेगेटिव 2 और 5 पोजीशन पर होगा तो ये माइनस आई वाले ग्रुप के पास में है, जब नेगेटिव 3 और 4 पर होगा तो ये माइनस आई वाले ग्रुप के दूर है। तो इसका मतलब 2 और 5 पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल फील करेगा, 3 और 4 पर नेगेटिव कम स्टेबल फील करेगा, तो वो ज्यादा समय 2 और 5 पर बिताएगा, कम समय 3 और 4 पर बिताएगा। तो ज्यादा स्टेबल है 2 और 5 पर, इसलिए ज्यादा समय बिताएगा 2 और 5 पर। यही क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बतानी है, शुरू हो जाइए। पहला ये है और दूसरा है आपका कुछ इस प्रकार। अच्छा जो आपने वहां पर ये रूल्स लिखे हैं ना, यहाँ पर एक रूल और बढ़ा लीजिए। अच्छा ये जैसे मैंने ऑक्सीजन के लिए बोला है तो ये सबके लिए वैलिड है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ हेलोजन, तो हेलोजन अगर 2 बॉन्ड बनाता है और उस पर प्लस आ रहा है तो आप इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट मानोगे।
इसको भी क्या मानोगे, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, चलिए आप करते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए, इसमें दोनों में से कोई भी न्यूट्रल नहीं है, या कार्बन पर प्लस तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, या क्लोरीन पर प्लस तो ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ये कम स्टेबल हो गया। ये आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चल रही है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन। अब इसको आप लोग खुद अटेम्प्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी अगर आपने सही अटेम्प्ट किया तो। CH2 डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस, पहला स्ट्रक्चर ये है। CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N प्लस, दूसरा ये है। तीसरा देखिए CH2 प्लस N डबल बॉन्ड N माइनस, तीसरा ये है। और चौथा है CH2 माइनस N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। चलिए इसको बताइए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। वीडियो को पॉज कर दीजिए और सोचिए कौन सा ज्यादा स्टेबल, कौन सा कम स्टेबल। सबसे पहले रूल पर गए तो आपने देखा ऑक्टेट किसी में भी न्यूट्रल कोई भी नहीं है। अगर आप पहले वाले में देखें तो इसमें ये दोनों के ही ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर ध्यान से देखें तो डबल मतलब नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका कंप्लीट है, इसका इनकम्प्लीट है, तो ओवरऑल तो स्ट्रक्चर में इनकम्प्लीट दिख गया। ठीक है, यहाँ पर इसका इनकम्प्लीट है लेकिन इस नाइट्रोजन का कंप्लीट है। और अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, यानी कि स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 4 में सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हो ना हो 1 और 4 तो पहले आएंगे और 3 और 2 बाद में आएंगे। ये हमने रूल 2 से इतना पता लगा लिया। अब चलिए पहले 1 और 4 में कंपेयर कर लेते हैं कौन ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए n पर प्लस, n पर प्लस, ये तो कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए n पर माइनस, यहाँ पर C पर माइनस। माइनस शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो n पर माइनस स्टेबल, C पर माइनस नॉट स्टेबल। तो 1 और 4 में 1 ज्यादा स्टेबल हो गया। अब 3 और 2 में देखिए, तो 3 और 2 में कैसे करोगे। यहाँ पर नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है माइनस और कार्बन पर प्रेजेंट है पॉजिटिव, अच्छी चीज है। या कार्बन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, अरे ये तो पाप है भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव होना चाहिए। तो उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। ये हो गई आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। क्लियर। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकालते हैं। ठीक, तो ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हो गई। उनसे बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करी जाएगी ये हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे नया कंसेप्ट प्लस आर और माइनस आर का। और तब तक के लिए ये सारा कुछ रिवाइज करके आइए, क्योंकि ये सारा कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।